अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनकी चार टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या इंफॉर्मेशन अलॉट करते हैं। और जी चलते हैं क्वांटम नंबर की तरफ। सबसे पहले क्वांटम नंबर को डिफाइन करने के लिए अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, देन यू हैव टू राइट अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच फुली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक ऐसा सेट न्यूमेरिकल वैल्यूज का, नंबर्स का एक ऐसा सेट जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या मतलब है इस बात का? इलेक्ट्रॉन के बारे में किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। वो शेल, जिस शेल या सब शेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन स्पेस में क्या है, और वो इलेक्ट्रॉन किस स्पिन से रिवॉल्व कर रहा है। क्वांटम नंबर की एक और डेफिनेशन है कि क्वांटम नंबर सिंपली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल, सब शेल या ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो आपके पास एक्चुअली चार क्वांटम नंबर्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन अलॉट करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चार क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं? इसके लिए एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर आपको किसी का एड्रेस मालूम करना हो, किसी के घर जाना हो, तो आपको उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, उसका टाउन नेम और सिटी नेम पता होना चाहिए। चार चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए किसी भी एटम में, तो आपको चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ चाहिए। तो वो चार क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो उनके नाम याद करें। द फर्स्ट वन आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सेकेंड वन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इन्हें एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इन्हें सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या इसका भी कोई और नाम है? यस, स्पेशल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। एंड द फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम कह रहे हैं नंबर, इसका मतलब है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि हमने डिफाइन किया क्वांटम नंबर्स को अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हो ना, आपको कहा जाए कि दीज आर द क्वांटम नंबर्स, और आपको बताना हो कि ये इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और वो इलेक्ट्रॉन किस जगह पे रिजाइड कर रहा है एटम में। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होते हैं ये नंबर्स। अगर ये नंबर्स बताए जाएं तो ये आपको इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बता रहे हैं। लेकिन कंप्लीट एड्रेस के लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम भी है प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो थी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल s। अब चलते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को असाइन किए जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो मिनिमम वैल्यू 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए।
स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बताता है, क्योंकि ये एक ही चीज़ के तीन नाम है ना, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। और इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी। मिनिमम होती है 1 वैल्यू, उसके बाद ग्रेटर देन 1 सारी वैल्यूज़ होती हैं, और अप टू इन्फिनिटी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। इसका मतलब है कि आपके पास किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब उस शेल के अंदर सब शेल्स कितने हैं, तो उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो एल के लिए जो वैल्यू की रेंज है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 0, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू है n-1। क्या मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, लेस देन 0 वाली वैल्यू नहीं है एल की। एल की वैल्यू या तो 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है, क्योंकि ये साइन है इक्वल या ग्रेटर का, या तो 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, n-1। इसके लिए एक एग्जांपल कराने लगी हूँ आपको, देखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स बताता है, इसकी वैल्यू जाती है इन्फिनिटी तक, लेकिन एल की वैल्यू n-1। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब आप तीसरे शेल की बात कर रहे थे, तो उस केस में एल की वैल्यू कितनी होगी, अप टू 2, 0 1 2, मतलब 0 से नीचे तो जाएगी नहीं, ये तो डिस्कस हम कर चुके हैं कि वैल्यू या 0 के बराबर होती है जो लोएस्ट वैल्यू होती है, और हाईएस्ट वैल्यू n-1 है, मतलब n तक भी नहीं जाएगी। जो n वैल्यू है उससे एक नंबर पीछे, अगर n वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम 2 होगी, क्योंकि आपको लिमिट्स बताई हुई हैं, आपको रेंज बताई हुई है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब तीसरा पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब शेल की ओरिएंटेशन बताता है। क्या मतलब, इसकी वैल्यू कैसी होगी, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू m के लिए क्या होगी। एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीम्यूथल से ही डिराइव किया जाता है, और एजीम्यूथल को प्रिंसिपल से डिराइव किया जाता है, मतलब l को n से हासिल किया जा रहा है n-1 करके, l को n से हासिल किया जा रहा है, और m को l से हासिल किया जा रहा है। क्या मतलब, l वैल्यू जो आपके पास थी वही वैल्यू अगर आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जैसे कि इस केस में आपके पास 2l वैल्यू है मैक्सिमम, तो स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम वैल्यू 2 अगर आप -2 लिख देंगे तो वो इस केस की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और इस केस की मैक्सिमम वैल्यू +2 होगी। मतलब आपके पास जो रेंज है वैल्यूज़ की वो -2 से +2 है इस केस में। क्या मतलब, आपके पास जो l की वैल्यू होती है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ लिख दी जाए तो ये मिनिमम वैल्यू है, अगर वही वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लिख दी जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 0 तो ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने उस वैल्यू को नेगेटिव से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक जाना है, -2 से +2 तक जाना है, मतलब -2 -1 0 +1 +2। अब नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे हासिल नहीं होता। तो पहले तीनों क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे हासिल नहीं होता। स्पिन क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको बताता है या तो हम स्पिन अप ड्रॉ करते हैं या स्पिन डाउन ड्रॉ करते हैं। क्या मतलब कि आपके पास किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक की वैल्यू +½ होती है और एक की -½ होती है। इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे पहला शेल। व्हाट इज़ के शेल। के शेल के लिए आप क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे। स्टूडेंट्स पहला शेल, पहला इलेक्ट्रॉनिक शेल, अगर आप न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना चाहते हैं तो पहला शेल के शेल होगा। अब के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, n = 1।
क्योंकि हमने कहा n की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर लोएस्ट वैल्यू 1 है आपके पास, और फ्रैक्शंस में भी नहीं होती, मतलब 0.5 नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी जैसे स्पिन क्वांटम नंबर में है। तो लोएस्ट वैल्यू 1 हो गई। तो लोएस्ट वैल्यू मतलब पहले शेल की वैल्यू n=1, इस शेल का नाम है के शेल। अब इसके लिए आप n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू तो आपने बता दी। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू l वैल्यू क्या होगी, n-1। n-1 मतलब l की वैल्यू 0 आ गई। अब ये वैल्यू 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। शेल का नाम था के शेल, लेकिन सब शेल का नाम क्या है, एस सब शेल। अब उस एस सब शेल के लिए m की वैल्यू भी 0 है। क्या मतलब, क्योंकि s की शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एस सब शेल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। स्टूडेंट, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, इसीलिए एक्स वाई और जी एक्सिस शो किए हुए हैं इस एस के ऊपर। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वैसे तो हम इसे सर्कुलर भी समझ सकते थे, लेकिन अब क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए हुए हैं एक्स वाई और जी, इसका मतलब है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, मतलब ये एक स्फीयर है, एक फुटबॉल की तरह है, 3 डायमेंशनल है। एस 3 डायमेंशनल सबशेल है, के शेल के अंदर एस सबशेल है। अब इस एस सबशेल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मतलब ऐसा एटम जिसमें एस सबशेल मौजूद है और आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो ये फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस हो या प्रेजेंस हो, एस की शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकली रहता है। तो एम की वैल्यू इस केस में 0 है, मतलब इसकी ये कोई ओरिएंटेशन अडॉप्ट नहीं करेगा, ये एक्स वाई या जी एक्सिस के लॉन्ग अरेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा जैसा है। अब एस सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमली, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 × 2l+1। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एल वैल्यू से। एल वैल्यू क्या थी, सबशेल की वैल्यू। अब यहाँ पे सबशेल की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 है एस के केस में, तो आप 0 पुट करेंगे, 0 × 2 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 × 2 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एस सबशेल में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी भी मैक्सिमम की टर्म यूज़ किया है, एक इलेक्ट्रॉन भी प्लेस कर सकते हैं, 2 भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में प्लेस नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर ले अपने माइंड में, क्योंकि कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए एस सबशेल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं करेंगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे उनकी स्पिन कैसी होगी, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी +½ दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी -½ अब अगर हम बात करें कि ये तो थी सब शेल लेवल पे बात, अगर हम शेल की के शेल की बात करें कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है 2n²। ये एक MCQ भी है कि किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2n², n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × 2 2। इसका मतलब है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सब शेल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे ओरिजिनेट होता है वो, स्टूडेंट्स, आपको एल वैल्यू दी जाती है, इस बात को थोड़ा फोकस करें, एल वैल्यू दी जाती है, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, 2 है, कुछ भी है, और पूछा जाता है कि इस केस में अगर एल की वैल्यू इतनी होगी तो इस सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है 2 × 2l+1। अब टाइप ऑफ सबशेल क्या होता है कि ये सबशेल किस शेल से स्टार्ट होते हैं, पहले शेल में भी एस सबशेल होता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी एस सबशेल सब में पाया जाता है, क्योंकि जनरली हम 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की बात करते हैं, जनरली 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, और सब में एस सबशेल पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, तो आते हैं अपने सेकंड शेल पे, क्योंकि हमें सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे हम एल शेल कहते हैं। तो n की वैल्यू इस केस में क्या होगी, एल शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि सेकंड शेल है। मैंने आपको कहा 1 वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है। मिनिमम 1 तो आपने पहले शेल के लिए पुट कर ली, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी नहीं, तो 1 के बाद अगला आपके पास पॉजिटिव इंटीजर जो होल नंबर है वो 2 है, तो सेकंड शेल n की वैल्यू 2।
एल की वैल्यू क्या होगी, n-1, मतलब 2-1, मतलब क्या, 2-1 1, लेकिन सिर्फ 1 नहीं, अप टू 1, मतलब 1 तक जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है एल 0 भी हो सकता है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 भी है और उसके बाद 1 भी है, मैक्सिमम 1 है, क्योंकि ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमम एल वैल्यू बताता है कि मैक्सिमम एल की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। 0 वैल्यू किसके लिए थी, एस सब शेल के लिए, और 1 वैल्यू किसके लिए है, पी सब शेल के लिए। अब चलते हैं एम वैल्यू पे। तो एम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एम वैल्यू आप एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं 2l+1 वाले फॉर्मूले से। एस के केस में तो एम वैल्यू 0 ही है, जबकि पी के केस में जब एल की वैल्यू 1 है, जब एल की वैल्यू 1 है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला पुट करेंगे 2l+1, मतलब 2 × 1 2 + 1 3। तो पी सब शेल में 3 स्पेशल ओरिएंटेशंस होती हैं। कब, जब आप एक ऐसे आइटम को जिसमें पी सब शेल मौजूद है उससे एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करते हैं, तब भी 3 सब शेल्स, 3 ऑर्बिटल्स तो होते हैं पी में, लेकिन वो तीनों सेम ओरिएंटेशन में लाई कर रहे होते हैं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी एटम पे जिसमें पी सब शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सब शेल में मौजूद हैं, तो होगा क्या कि वो पी सब शेल 3 ओरिएंटेशंस अडॉप्ट कर लेगा, जिन्हें हम कहेंगे कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई और एक का नाम होगा पी जी, क्योंकि वो ये ओरिएंटेशंस अडॉप्ट करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये पी सब शेल है, इस पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, ये एम वैल्यू पी एक्स, पी वाई, पी जी, 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। अब एस की वैल्यू क्या होगी, वो हर ऑर्बिटल के लिए +½ और -½ ही रहेगी। अगला सवाल है कि आपके पास सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है सेकंड शेल की, वो है 2n²। स्टूडेंट्स n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। आपके पास इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड शेल में, जिसे आप एल शेल कहते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन आप सेकंड शेल में प्लेस नहीं कर सकते। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्लेस होते हैं सेकंड शेल में, पहले शेल में आपने देखा पी नहीं था, सिर्फ एस था, इस वजह से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो यहाँ पे पी के आने से क्या हुआ जी, यहाँ पे देख लें, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, एक का नाम है एस, एक का नाम है पी। एस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2, क्योंकि फार्मूला है 2 × 2l+1। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट की थी एल की, 0 × 2 + 1 × 2 सारा करके 2 आ गया। अब P के लिए L की वैल्यू तो 1 है, तो 1 वैल्यू पुट करें, 1 × 2 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 × 2 6, मतलब P के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, क्योंकि P के लिए L वैल्यू, स्टूडेंट्स यहाँ पे L वैल्यू की सिग्निफिकेंस चेक करें कि L वैल्यू S के केस में 0 थी, लेकिन P के केस में 1 है, वैल्यू एक नंबर बढ़ने से P की एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, P के पास कितना रूम है अवेलेबल है, कितनी स्पेस अवेलेबल है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है P सब शेल। अब P सब शेल सेकेंड शेल से स्टार्ट होते हैं, 2p 3p 4p, मतलब 1p एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट एक MCQ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल डजेंट एग्जिस्ट, तो अगर 1p दिया हो तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट शेल में आपने देखा है p सब शेल था ही नहीं, तो ये 1 नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये जो सब शेल से पहले नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है। तो अब मज़ीद देखते हैं कि P किस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, तो जी P में कितनी रूम है, कितनी स्पेस है, Px है, Py है, Pz है। एक्चुअली P में 3 ओरिएंटेशंस हैं, एक्चुअली P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, जब 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है P। जब S में मज़ीद कोई ऑर्बिटल नहीं था, S खुद ही ऑर्बिटल था, खुद ही सब शेल था।
स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हम इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा डिलीवर कर रहे हैं. इसमें मैं चाह रही हूँ कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व इट. यहाँ पे आपको डायग्राम्स दी गई हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई हैं. और स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़, ये डायग्राम्स मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि नेक्स्ट ना हम एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के बगैर तो केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं. जिस तरह क्वांटम नंबर के बगैर केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन के बगैर केमिस्ट्री कुछ नहीं है. तो हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए भी आपको पहले सब शेल्स, इनकी शेप्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए. तो चलते हैं थर्ड शेल की तरफ, जो कि उससे भी बड़ा है, सेकंड शेल से भी बड़ा है. कैसे कह रहे हैं हम सेकंड शेल से बड़ा है? जी बड़ा है थर्ड शेल. क्यों? क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू बड़ी है, n की वैल्यू ग्रेटर है. तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 है. यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ n दी गई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 है. अब l की वैल्यू कितनी होगी? स्टूडेंट्स हमने एक बात की रेंज की. l की वैल्यू कितनी होगी? n-1. n की वैल्यू जब 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू वही 0. मतलब इसके लिए 0 वैल्यू भी होगी l की, 1 भी होगी और 2 भी होगी. अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं l की. इसका मतलब है l आपको क्या बताता था? नंबर ऑफ सब शेल्स. तो n थर्ड शेल इतना बड़ा शेल है कि वो 3 सब शेल्स को अकोमोडेट कर रहा है. 3 सब शेल्स को, S सब शेल को, P सब शेल को, D सब शेल को कैसे अकोमोडेट कर रहा है? हम पहले इनकी शेप्स तो देख लें. जनाब ये S है, ये P है और ये D है. ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे सब शेल्स अकोमोडेट हो रहे हैं. कहाँ पे? थर्ड शेल में. तो अब देखते हैं थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है. थर्ड शेल में स्टूडेंट्स L की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि अप टू 2 होती है वैल्यू थर्ड शेल के लिए. 0 वैल्यू मतलब 3s पाया जाता है, 1 वैल्यू मतलब 3p होता है तीसरे शेल में, और 2 वैल्यू मतलब 3d होता है. इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखें जनाब, पहला शेल जिसमें सिर्फ s सब शेल है, n की वैल्यू 1, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट करता है, l की वैल्यू 0. अब सेकंड शेल कैसा होता है? हमें लगता है कि सिर्फ शेल देखें 2s. स्टूडेंट्स यहाँ से एक और क्वेश्चन आता होता है, 2s इज ग्रेटर इन साइज देन 1s. क्या मतलब? देखें 2s कहाँ पे है? न्यूक्लियस से दूर है, रेडियस ज़्यादा है. जब रेडियस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस भी ज़्यादा है. सेकेंड शेल जब n की वैल्यू 2 है तो आपके पास 2 सब शेल्स हैं, s सब शेल एंड p सब शेल. S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 है, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 है. थर्ड शेल पे चले जाएं. थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, S, P, D. तीनों के लिए L वैल्यू 0, 1, 2. तो यहाँ पे पता चला थर्ड शेल कितना बड़ा है. तो ये सारा एरिया थर्ड शेल ऑक्यूपाई कर रहा है. थर्ड शेल इतना बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने हैं. इसमें सब शेल ज़्यादा है. सब शेल ज़्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन कैपेसिटी ज़्यादा है. जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को सेम चार्ज की वजह से रिपेल भी तो करेंगे. उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए. इस वजह से थर्ड शेल इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन सेकेंड शेल. सेकेंड शेल इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन फर्स्ट शेल. ये डायग्राम आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है. स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड शेल की डिटेल पे कि थर्ड शेल में अगर 3 सब शेल्स हैं, S, P, D, 3s, 3p एंड 3d, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला वही 2l+1 वाला. तो 2l+1 वाला जब आप फार्मूला पुट करते हैं तो P में 3 सब शेल्स हैं, जबकि P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं. कौन से ऑर्बिटल्स हैं हम डायग्राम में देख लेते हैं. P में px है, py है, pz है. D में dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. ये 5 ऑर्बिटल्स हैं.
5 ओरिएंटेशंस अडॉप्ट कर रहा है डी। और कैसी 5 ओरिएंटेशंस? आपके पास तो 5 एक्सिस ही नहीं होते, एग्जैक्टली नहीं होते। एक्स, वाई और जी एक्सिस की बात करते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंस में भी ले रहे होते हैं और नेगेटिव सेंस में भी, ये तो आपको पता ही है। अब चलते हम ये देखते हैं कि जो डी एक्स और वाई के दरमियान में आर्बिटल अरेंज हुआ है उसे डी एक्स वाई कहते हैं। जो वाई और जी आर्बिटल्स के दरमियान में अरेंज है, जो लोब्स, जो डम्बल्स, जो एग शेप्ड लोब्स डी के अंदर हैं, वो वाई और जी के दरमियान अरेंज है तो उसे डी वाई जी कहेंगे। अगर वो जी और एक्स के दरमियान अरेंज है तो उसे डी एक्स जी कहेंगे। अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज है तो उन्हें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहेंगे। अगर वो जी एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज है तो उसे डी जी स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि डबल डम्बल शेप होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि पी की और डी की शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो पी की शेप भी डम्बल होती है, डी की शेप भी डम्बल होती है, लेकिन पी वाला सिंगल डम्बल होता है और डी वाला डबल डम्बल होता है। अब चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपके पास डी के केस में कितने आर्बिटल्स हैं? डी खुद सबशेल है, डी में 5 आर्बिटल्स हैं। अब सब में हर आर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, एक नेगेटिव स्पिन के साथ। अब हम चलते हैं कि थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल, या फिर एम शेल क्वेश्चन इस तरह से आता है, टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय द एम शेल? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एम शेल अकोमोडेट कर सकता है? या फिर ये पूछा जाता है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो अब ये बताएं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 3 का स्केयर लेंगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए 2n स्केयर। n की वैल्यू अगर 3 है, अगर नाम एम शेल है तो आपको पता होना चाहिए थर्ड शेल है, n की वैल्यू 3 है। 3 का स्केयर लेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं थर्ड शेल में। इसका मतलब है कि थर्ड शेल की कैपेसिटी सेकंड शेल से ज़्यादा है, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी, इसे अच्छे से समझ लें। चलते हैं जनाब, सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो एस सब शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि आपने पहले फार्मूला अप्लाई किया 2 इंटू 2l प्लस 1 वाला, जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो डी कितने कर सकता है? डी के लिए एल वैल्यू 2 होती है, हमेशा 2 ही होती है एल की वैल्यू। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10। तो मैक्सिमम डी 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। मतलब 1 से लेके 10 तक आप इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 11 12 13 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते डी में। स्टूडेंट्स, दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी सब शेल थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। 3D पहला सब शेल है, 4D है, फिर 5D है, 6D है, 7D है, लेकिन 2D एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सवाल आ जाए कौन सा सब शेल एग्जिस्ट नहीं करता डी में, तो 2D एग्जिस्ट नहीं करता, 1D एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह 1P एग्जिस्ट नहीं करता, तो D ना 1 एग्जिस्ट करता है ना 2D एग्जिस्ट करता है। एस तो 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अगला टॉपिक जी, ये डायग्राम्स हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं एस पी और डी की। तो अब चलते हैं फोर्थ शेल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ शेल एन शेल है। एन शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। एल वैल्यू अप टू 4 होगी, मतलब 0 1 2 3। अब एम की वैल्यू मैंने आपको एक शुरू में बात समझाई थी कि जो वैल्यू एल की होगी उसे नेगेटिव लेंगे तो ये मिनिमम एम वैल्यू होगी, और उसी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे तो वो मैक्सिमम एम वैल्यू होगी। मतलब आपके पास एल वैल्यू 3 है तो -3 मिनिमम एम वैल्यू है और +3 मैक्सिमम एम वैल्यू है, और उसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एम की वैल्यूज़ होंगी, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। अब चलते हैं हम डायरेक्ट एफ की, क्योंकि स्टूडेंट्स एन शेल में एस सब शेल भी है क्योंकि 0 एल की वैल्यू भी है, पी सब शेल भी है क्योंकि एल की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है मतलब डी सब शेल भी है क्योंकि एल की वैल्यू 2 भी है, और 3 भी है क्योंकि एफ सब शेल भी है। लेकिन बाकी सारे सब शेल्स को हम बहुत डिटेल में उनके इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ एफ सब शेल की बात करेंगे। एफ सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14। कैसे पता चला? क्योंकि एफ के लिए स्टूडेंट्स, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, ये बात याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि एल वैल्यू 3 है और ये बता दें कि वो सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, तो अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 इंटू 2l +1। एल की वैल्यू 3 है
तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14। तो F मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। लेकिन F स्टार्ट कहाँ से होता है? F पहले शेल में नहीं पाया जाता, F सेकंड शेल में नहीं पाया जाता, F थर्ड शेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि F की इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि पहले तीनों शेल्स में स्पेस ही नहीं है, अकोमोडेशन कैपेसिटी नहीं है उनकी। तो F फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, लेकिन फोर्थ में भी होता है, फिफ्थ में भी और सिक्स्थ में भी। तो स्टूडेंट्स अब F की शेप्स देख लें। F में अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ऑब्वियसली F में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है। तो F की आपके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। FSC लेवल पे ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में दी नहीं जाती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए F की शेप देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लोब्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी 3 डायमेंशनली, यहाँ पे तो मल्टीपल लोब्स हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल लोब्स हैं। तो स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर F 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है ना, तो उसके लिए M की 7 वैल्यूज़ होती हैं। कैसे? ये 7 ऑर्बिटल्स हैं ना, ये बताते हैं आपको कि 7 वैल्यूज़ हैं M की। ये वैल्यूज़ आपको बताती है कि 7 ऑर्बिटल्स हैं। कौन सी वैल्यू? -3, -2, -1 3 वैल्यूज़, 0 चौथी वैल्यू, +1 पाँचवीं वैल्यू, छठी वैल्यू 2 और सातवीं वैल्यू 3। 7 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है 7 ऑर्बिटल्स हैं। और ये इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, शेप्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्पिन क्वांटम नंबर। पहले तो क्या होता है, जो स्पिन के बारे में बताता है। हमने एक बात डिस्कस की कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं तो एक की स्पिन अप होगी, एक की स्पिन डाउन होगी, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो सेम ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। ये देखें, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रिजाइड कैसे कर रहे हैं, सेम चार्ज रखते हुए भी? एटम स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स में तो हर जगह पे पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, तभी कंप्लीटली फील्ड होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जी रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन से। क्या मतलब अट्रैक्शन कहाँ से आ गई जी? हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रहा है। जैसे हम लट्टू को घुमाते हैं तो वो स्पिन भी कर रहा होता है, रिवॉल्व भी कर रहा होता है। वो एक दायरे में अच्छे खासे एरिया में घूमता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है। जिस तरह से एक लट्टू अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है और उस स्पेस में भी रिवॉल्व कर रहा होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उसे कहते हैं सेल्फ रोटेशन। अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसीलिए हमने कहा एक की स्पिन +12, एक की स्पिन -12। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करेगा ना, सेल्फ रोटेशन करेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे काम करेगा और वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्वियसली 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है, उसके लिए जो फील्ड क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरह से होता है कि नॉर्थ पोल नीचे होता है, साउथ पोल ऊपर होता है। अब यहाँ पे देखें, एक का नॉर्थ ऊपर है, एक का साउथ ऊपर है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो उस रिपल्शन वाले मैग्नीट्यूड को ओवरकम कर जाएगा। इस वजह से
सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन विद अपोजिट स्पिन। अगर स्पिन सेम होगी तो रिजाइड नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि अपोजिट स्पिन के साथ ड्रॉ करें, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, ताकि ये स्टेबलाइज कर सकें सिस्टम को। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स होप सो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स में से। शेप्स ड्रॉ कर दें, एक सवाल आता होता है एस की शेप ड्रॉ कर दें, पी की शेप्स ड्रॉ कर दें, डी की शेप्स ड्रॉ कर दें। सवाल आता होता है एल की वैल्यू जनाब 3 है, तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दें, उसकी अकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी है। कौन सा सब शेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एल की वैल्यू ये है, फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू 2 है, तो एम की क्या वैल्यू होगी, -2 से लेके +2 तक। अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, -3 से +3 तक। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। जी, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट शेल छोटा होता है, सेकंड उससे बड़ा होता है, थर्ड उससे बड़ा होता है। उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स, सब शेल्स। उसके बाद सब शेल्स के नाम, शेल्स की इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी, ये सारे का सारा। क्वांटम नंबर्स के लिए रेंजेस, वैल्यूज। दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।